नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। हरक सिंह रावत जल्द ही दिल्ली में थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ, बहु अनुकृति भी रहेंगी साथ मौजूद। मुख्यमंत्री धामी ने मंत्रिमंडल से की थी छुट्टी। पंजाब में बदली मतदान की तारीख तो उत्तराखंड में भी उठी मांग। विभिन्न संगठनों की ओर से 6 मार्च को वोटिंग की रखी मांग। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति और पलायन को देखते हुए किया आग्रह। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। यूपी से सटी सीमाओं पर बीएसएफ जवानों की तैनाती तो कोडिया और दिल्ली फार्म बॉर्डर पर चेकिंग अभियान, वाहनों की चेकिंग और सभी गतिविधियों पर नजर। डोईवाला में किराएदार की हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई। मकान मालिक के बेटे को किया गिरफ्तार। आरोपी से एक जिंदा कारतूस और 3 तमंचे भी बरामद। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव मामले पहुंचे 18,000 के पार। 3,295 मामलों के साथ 4 मरीजों की मौत। देहरादून में सबसे अधिक 987 लोग मिले कोविड पॉजिटिव। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा से निष्कासित किए गए पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। हरक सिंह रावत के साथ उनकी बहू अनुकृति भी कांग्रेस ज्वाइन करेंगी। रावत अपनी बहू के साथ दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस में अब टिकटों की घोषणा हरक एपिसोड के पूरा होने के बाद होगी। तो वहीं पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी ने फंसी हुई सीटों पर एक बार फिर से मंथन बैठक कर पैनल तैयार कर लिए हैं, जिन्हें केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपा जाएगा। तो वहीं कैबिनेट मंत्री पद से बर्खास्त और भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित हुए हरक सिंह रावत का कांग्रेस में विरोध भी होने लगा। हालांकि हरक सिंह रावत ने अभी तक कांग्रेस ज्वाइन भी नहीं की, लेकिन केदारनाथ ने कांग्रेस विधायक मनोज रावत हरक के विरोध में खुलकर सामने आ गए। उन्होंने कहा कि 2016 में कांग्रेस की सरकार को गिराने के सूत्रधार रहे हरक सिंह रावत का विरोध वो हमेशा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के हत्यारे वो हैं और इस पर कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगाई है। उच्च न्यायालय ने और उच्चतम न्यायालय की जो टिप्पणियां हैं उनके अनुसार उनको लोकतंत्र का हत्यारा कहा है, लोकतंत्र का गुनाहगार कहा है। और हरक सिंह जी 5 साल के कार्यकाल में मैं जब विधानसभा में रहूं तो उन्होंने दर्जनों बार अट्टहास करते हुए विधानसभा में स्वीकारा है मैं किसी भी पार्टी में जाकर के किसी भी दल में कभी भी जाकर के जीत सकता हूं। ऐसे लोगों के विरुद्ध जिन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को ठेस पहुंचाई हो, लोकतंत्र को ठेस पहुंचाई हो, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इसके विरोध में है। और मैं कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के विचारों को अभिव्यक्ति दे रहा हूं जो विरोध कर रहे हैं, जो अपनी बातें ऊपर तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो वहीं चुनाव आयोग की ओर से पंजाब में मतदान की तारीखें बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड में चुनाव तिथि में बदलाव की मांग उठ रही है। जहां विभिन्न संगठनों की ओर से आयोग से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति और पलायन की स्थिति को देखते हुए मतदान के लिए रविवार का दिन और मार्च के पहले सप्ताह में तिथि तय करने का आग्रह किया गया। जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड में मतदान के लिए 6 मार्च का दिन उपयुक्त हो सकता है। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में मतदान के लिए फिलहाल 14 फरवरी का दिन तय किया है। इस दिन सोमवार है। जानकारों के अनुसार फरवरी महीने में प्रदेश के चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी समेत कई जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब होने से बर्फबारी की संभावना होती है, जिससे पोलिंग पार्टियों को बूथ तक पहुंचने के साथ लोगों को वोट डालने के लिए बूथ पहुंचने पर दिक्कत रही है। तो वहीं उत्तराखंड में कोविड संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी का क्रम बरकरार है। मौत के बढ़ते मामले अभी भी चिंता का विषय है। मामूली सी राहत की बात यह है कि बीते दिनों की तुलना में संक्रमण की दर में कुछ कमी आई है। सोमवार को प्रदेश में कोविड के 3295 नए मामले मिले और 4 मरीजों की मौत हुई। राहत की बात यह है
कि 2067 मरीज से रिकवर हुए, जबकि संक्रमण की दर 8.42% रही। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में विभिन्न लैब से 39,138 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 35,843 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई। देहरादून में सबसे अधिक 987 लोग कोविड संक्रमित मिले। इसके अलावा उधम सिंह नगर में 568, नैनीताल में 546, हरिद्वार में 352, पौड़ी में 289, चमोली में 137, अल्मोड़ा में 111, टिहरी में 65, पिथौरागढ़ में 60, रुद्रप्रयाग में 53, चंपावत में 45, उत्तरकाशी में 43 और बागेश्वर में 39 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। काशीपुर में लगातार ठंड अपना कहर बरपा रही है, लेकिन पालिका प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं किए गए। क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था नहीं करने के चलते लोग सर्दी में ठिठुरने को मजबूर हैं। इस मामले में जहां लोगों का कहना है कि लगातार पड़ रही सर्दी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, ऐसे में भी नगर निगम की तरफ से व्यवस्थाएं नहीं किए जाना निगम की घोर लापरवाही को दर्शा रहा है। सर 2-3 साल पहले तक तो सारी व्यवस्था होती है, अब तो 2 साल से ना तो किसी चौराहे पे लकड़ियां पड़ रही हैं, ना ही कोई इंतजाम कर रही। हमारी नगर निगम से कोई भी इंतजाम इस साल नहीं हो रहा। अपने पास से चंदा करके लकड़ियां इकट्ठी करके तब तो हम आग जला के लोगों का हाथ ताप रहे हैं, बैठ के बुजुर्ग हैं या आसपास के लोग हैं, सब लकड़ी डाल डाल के हाथ ताप रहे हैं। नगर निगम से कोई भी व्यवस्था नहीं है इस साल। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं, तो वहीं आगामी 21 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने सभी नामांकन स्थलों पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए और आचार संहिता का ठीक से पालन कराने के निर्देश दिए। देखिए, निर्वाचन की प्रक्रिया आप सभी को पता है कि यहाँ 21 तारीख से नॉमिनेशंस प्रारंभ होंगे और 14 फरवरी को मतदान की तिथि है। उसी के क्रम में हम लोगों की तैयारियां चल रही हैं। अभी तो नॉमिनेशंस कहाँ जहाँ होने हैं उन स्थानों को क्या क्या व्यवस्थाएं होनी है वो देखी जा रही हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जोर इस समय आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर हम लोगों का है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग करके जो माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश आए हैं उन्हें भली भांति अवगत करा दिया गया है। हमारी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स FST की टीमें लगातार फील्ड में काम कर रही हैं और हम लोगों का पूरा प्रयास ये है कि किसी तरह से भी आचार संहिता के कोई उल्लंघन न होने पाए। यदि कोई मामले आ रहे हैं तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी समय समय पर की जा रही है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में जिला सभागार बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। इस दौरान प्रत्याशियों के चयन और प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापनों पर खर्च पर विस्तृत चर्चा हुई। जिलाधिकारी बागेश्वर ने निर्देश दिए कि विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों के चयन पर आपराधिक छवि वालों को व्यक्ति ऐसा कुछ हो तो चुनाव मैदान में उसे नहीं उतारा जाए। साथ ही प्रत्याशियों के द्वारा प्रचार प्रसार में खर्च में पोस्टरों में मुद्रक संख्या और नाम जरूर दर्शाना है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों को खर्च को भी बताना आवश्यक है। प्रशासन की अनुमति के आधार पर ही रैलियों की इजाजत दी जाएगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो डायरेक्शंस है कि अगर क्रिमिनल एंटीसीडेंट वाला अगर कोई कैंडिडेट पार्टी खड़ा करती है कोई या कैंडिडेट कोई खड़ा होता है तो उसको काफी सारे जो है वो कंप्लायंसेज या फॉर्म्स जो है वो भर के देने होते हैं। तो उसी संबंध में आज इनको यहाँ पे जानकारी दी गई है कि उनको जो एडवर्टीजमेंट या जो यहाँ पे न्यूज़पेपर में जो पब्लिश करना होगा वो 3 चरण में उनको करना होता है। तो वो 3 चरण कब कब होते हैं और कितने कितने उनको वो पब्लिश करने हैं, नेशनल न्यूज़पेपर की क्या डेफिनेशन है, जो हमारे लोकल न्यूज़पेपर या फिर हमारे जो मीडिया है उसकी क्या डेफिनेशन है, वो सभी के बाद संबंध में उनको यहाँ पे जानकारी दी है। वो मीटिंग वगैरह अगर वो करते हैं तो मैक्सिमम 300 लोगों की हम लोग परमिशन दे सकते हैं या फिर जो हमारे हॉल की जो कैपेसिटी है उसका 50% तक हम लोग इसकी परमिशन दे सकते हैं। तो इसके संबंध में भी यहाँ पे जानकारी दी गई। साथ साथ में हमारा जो MC कमेटी है
उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट्स को कि अगर वो किसी भी प्रचार प्रसार की अगर सामग्री कहीं पे प्रिंट करते हैं, एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, तो एक बार उसका प्री सर्टिफिकेशन हमारी एमसीएमसी जो कमेटी है उनसे जरूर करवा लें। चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही चुनावी राज्यों में आचार संहिता लग गई है, जहां हरिद्वार के धनपुरा गांव में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद के जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की अभी तक पुष्टि नहीं हुई कि वीडियो आखिर कब का है। तो वहीं हरिद्वार ग्रामीण के आरओ पूर्ण सिंह राणा ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी यतीश्वरानंद को नोटिस भेज दिया है। साथ ही कांग्रेस नेता गुरजीत सिंह लहरी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की। जैसा कि आपको ज्ञात है कि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा 2022 की विधानसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता लग चुकी है और वो सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इसी क्रम में जो उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से विधायक हैं स्वामी यतीश्वरानंद जी, उनकी शिकायतें लगातार मिल रही हैं कि वो क्षेत्र में कंबल बांट रहे हैं और 5 लोगों से ऊपर हम लोग इकट्ठा नहीं कर सकते। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइनें साफ और 25 जनवरी तक उन्होंने बिल्कुल बैन किया हुआ। उसके बावजूद स्वामी यतीश्वरानंद लाव लश्कर लेकर के बाहर हरियाणा पंजाब के लोगों को साथ लेकर के हरिद्वार ग्रामीण में दावा बोले और डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिसकी वीडियोस और फोटोज हमारे पास आई हैं। मैंने निर्वाचन आयोग के जिलाधिकारी महोदय विनय शंकर पांडे जी से फोन पर भी बात करी और उनको आग्रह किया, निवेदन किया कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं डोईवाला पुलिस ने किराएदार की हत्या के मामले में मकान मालिक के बेटे को गिरफ्तार किया। बता दें कि हत्या के मामले में पुलिस को मिली रिपोर्ट पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद निवासी हबीज खान डोईवाला की गोकुलधाम कॉलोनी में किराए से रहता था, जहां हबीज खान की उसके मकान मालिक के लड़के ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो वहीं हत्या के आरोपी से पुलिस ने एक जिंदा कारतूस और 3 तमंचे भी बरामद किए हैं। गोकुलधाम में किसी को गोली मार दी। वहाँ जाके पता लगा था हफीज़ करके लड़के का नाम था, उसे उसके एक मकान मालिक के लड़के ने, कपिल ने गोली मार दी। 17 तारीख को पुलिस ने बड़ी मेहनत करके उस लड़के को पकड़ लिया, जिससे तमंचा जिससे उसने उसे गोली मारी, एक जिंदा कारतूस और 3 खोखा बरामद हुए। जिस स्कूटी से वो गया था वो स्कूटी भी पुलिस ने बरामद कर ली। हल्द्वानी के आरटीओ रोड क्षेत्र में सोमवार को हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस दौरान मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि जमीनी विवाद में फायरिंग की इस घटना को अंजाम दिया गया। दोनों पक्षों में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके बाद सोमवार को फायरिंग की घटना हुई। तो वहीं मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 3 अवैध असले भी बरामद हुए। साथ ही पुलिसकर्मियों की लापरवाही का मामला सामने आने पर एसपी सिटी ने पूरे मामले की जांच के आदेश अब दे दिए हैं। हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर 1 किलो से अधिक चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्कर मुक्तेश्वर का रहने वाला है, जो कि पहाड़ से चरस लाकर हल्द्वानी में सप्लाई किया करता था। फिलहाल पुलिस तस्कर के साथियों की तलाश में जुटी है। तो वहीं कोटद्वार में चुनाव को लेकर यूपी से सटी सीमा पर बीएसएफ जवानों की तैनाती कर दी गई है। सीमा से सटे चेक पोस्ट कोडिया और दिल्ली फार्म बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां वाहनों की चेकिंग लगातार की जा रही है। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चुनावों को देखते हुए क्राइम से संबंधित सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान कैश का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। दरअसल सितारगंज कोतवाली के अंतर्गत सरखड़ा चौकी में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से 7,30,000 रुपए की नकदी बरामद की गई। आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सितारगंज पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल चेकिंग टीम ने बरामद नकदी को कब्जे में लेकर सील कर दिया है। साथ ही मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश का कहना है कि आरोपी के पास नकदी को लेकर ना तो कोई दस्तावेज मिले हैं और ना ही कोई प्रमाण मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
उत्तराखंड में युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन कर अल्मोड़ा का नाम देश प्रदेश में रोशन किया। लक्ष्य ने विश्व चैंपियन और सिंगापुर के खिलाड़ी लोहकेन यीव को फाइनल मुकाबले में सीधे सेटों में हराकर पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। लक्ष्य की इसी ऐतिहासिक जीत पर उनके गृह जनपद अल्मोड़ा में खुशी की लहर है। बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव BS मनकोटी का कहना है कि जिस प्रकार लक्ष्य ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धमाकेदार प्रस्तुति दी है, उससे उनको विश्वास है कि आने वाले ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करेंगे। खिताब जीतने वाले वो सबसे युवा भारतीय होने का गौरव प्राप्त किए हुए हैं। लक्ष्य सेन ने एक ही महीने में 2 पदक जीते हैं। अभी पिछले महीने ही उन्होंने स्पेन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता और इधर इंडिया ओपन का खिताब अपने नाम पर किया। वो दिन दूर नहीं जब लक्ष्य सेन दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बनेंगे और आने वाले ओलंपिक में पदक जीतेंगे। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने अपना 13वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान कई जनपदों से कार्यकर्ता और पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। इस दौरान परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष PC तिवारी ने कहा कि आज प्रदेश में जिस तरह दल बदल हो रहा है, इनका एक ही मकसद है और एक ही विचारधारा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने आज उत्तराखंडियत को कुचलने का काम किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियां बढ़ेंगी और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी को अब लोग समर्थन भी करने लगे हैं। इनका एक ही तरह का विचार होता है। कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस में जब आ जाते हैं, हम तो शुरू से बोलते रहे कि एक राजनीति के 2 चेहरे हैं और इनके कारण, इनके भ्रम के कारण उत्तराखंड की आज ये परिस्थिति है। और दूसरा कारण सबसे बड़ा ये है कि उत्तराखंड की जो पूरी जनता है, उस जनता को भी एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि ये व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था है। राजनीति से अलगाव, राजनीति के प्रति तटस्थता। दिनेशपुर नगर पंचायत की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पर स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस दौरान नगर पंचायत की ओर से बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। साथ ही लोगों को कोरोना के प्रति अवेयर भी किया गया। ये है कि ओमिक्रॉन जिसका नया वेरिएंट आया हुआ है कोरोना का, उससे जागरूक करने के लिए लोगों को हम मास्क वितरित कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग चालानी कार्रवाई भी करेंगे। हरिद्वार के रोशनाबाद गांव में आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत राय ने डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क साधा और जनता को आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान प्रत्याशी प्रशांत राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो मेरे ऊपर भरोसा जाहिर किया है, उसका आदर सम्मान करते हैं और आम आदमी पार्टी की सभी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और ईमानदारी से उस भरोसे को हम कामयाब बनाएंगे। जैसे डोर टू डोर जाके हम घर के दरवाजे की घंटी बजाते हैं, तो वो लोग आते हैं, उनसे पूछते हैं कैसे हैं आप लोग, फिर हम अपनी पार्टियों की ड्यूटियाँ बताते हैं, हमारे साथ चलते हैं, बताते हैं कि हम यहाँ से प्रत्याशी हैं। और जब हम उन्हें बात बताते हैं पूरी, वो सुनते हैं। सुनने के बाद उनको लगता है कि हाँ, ये ऐसी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।